उतारो जल्दी, उतार लिए। हाँ जी, ये तुम्हारी खुराक है, गर्म पानी से खानी है तुम्हें, कल आके दिखाना दोबारा। अच्छा सर, रिवर्स नाम देख लो इनके। देखो बेटा जरा, एक मिनट देख लो जरा। ये नाम तो तुम्हें घर से करने थे, अब रिवर्स नाम है।
अरे रिवर्स नाम देख लो यार, एक मिनट देखो उधर, बाद में बताते रहना। रिवर्स नाम देखो, देखो रिवर्स नाम करने से पहले सबसे पहले ना नाम को पढ़ के तुम्हें ये देखना कि ये धनात्मक वाला ऋणात्मक वाला, मतलब इसके पहले तो कोई नहीं है। पोटेशियम हेक्सा, तो अपने दिमाग में ना दो पार्ट इसके खुद ही कर लो कि ये पार्ट अलग है, ये अलग है, क्योंकि पोटेशियम या ये मैग्नीशियम है तो ये पार्ट अलग है। अब इसमें हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन वाला जो ब्रैकेट से बाहर वाला होगा आगे का ही आईयूपीएसी नाम चल रहा है। ये पहले तो संधि विच्छेद करनी आनी चाहिए कि कौन सा आईयूपीएसी वाला कौन सा ये है। अब ये देखो डाई हाइड्रोक्सो है, और पहली बात तो वो नाम ऐसे करके मिले हुए होंगे, वैसी पहचान पड़ जाती है। ट्राई फेनिल फास्फीन है, ये पूरा सब एक नाम होगा। फ्रिडीन है, कोबाल्ट है, तो यहाँ तक ये पूरा एक नाम होगा, ये अलग होगा। अब उसके लिए तुमने ब्रैकेट लगा दिया यहाँ से, तो पोटेशियम तो ये है। अभी 2-3 पोटेशियम मत लिखना, क्योंकि इसमें ट्राई नहीं होता, वो अपना आप हिसाब लगाना पड़ता है हमें। तो पोटेशियम ये आ गया। अब आगे जो है ना वो लिगैंड के नाम होते हैं, लेकिन फेरेट है तो इस फेरेट का मतलब क्या, Fe होगा। हेक्सा साइनो है, याद रखना, ये नाम पहला आएगा, ये बाद में आएगा। अब आता है नंबर ऑक्सीजन संख्या लिखने का, ऑक्सीजन संख्या के हिसाब से। ऑक्सीजन संख्या क्या है, +3 है इसकी, इनकी -6 है। तो अब इसमें अंदर ही अंदर हल करना है हमें, तो कितना हो जाएगा, -3, समझिए जी, -3 है तो -3 को उदासीन करने के लिए ये 3 चाहिए, ऐसे करके हिसाब लगाना होता है। ऐसी मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम Mg तुमने लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया, अब आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। ये रिवर्स नाम होते हैं कि नाम दिया होगा तो हम उसका सूत्र बना रहे हैं। तो अब देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जिंक है तो Zn लिख देंगे हम। अब उसके लिए करके नाम आना। अब इसमें क्या होता है, इसमें जरूरी नहीं है कि तुम ये पहले लिखो वो लिखो, कोई सा भी तुम्हारी समझ में आ रहा है वो तुम लिख सकते हो। यहाँ क्रम जरूरी नहीं है, क्रम है तो अच्छी बात है, क्रम लिख दो। टेट्रा एक्वा है, यानी कि H2O4 है, डाई क्लोरो है, डाई फ्लोरो है, डाई क्लोरो, डाई फ्लोरो और टेट्रा एक्वा। अब इतना होने के बाद में हमें देखना है कि जिंक सेकंड है, अंदर ये भी 0 है, ये -2 है, -2 है, तो ये -4 हो रहे हैं। ऐसे सोच लो, ये तो उदासीन कर देगा, -2 बचेगा। ये -2 को उदासीन करने के लिए यहाँ +2 चाहिए, और ये अकेले +2 के बराबर होता है, तो गुणा भाग करने की जरूरत नहीं, पूरा हो गया हमारा। ऐसे इसमें हाइड्रोजन है तो H लिख देंगे हम, ब्रैकेट लगा देंगे। अब एमीन है, सल्फेटो है, अर्जेंटेन, अर्जेंटेन का मतलब Ag है। एमीन के लिए NH3 आ जाएगा, सल्फेटो के लिए SO4 आ जाएगा। अब ये देखना, ये तो 0 है, ये -2 है, अर्जेंटेन कितना है, +1, तो इसे उदासीन करने के लिए कितना चाहिए, -1 बचेगा ना, +1 में -2 में से 1 बच जाएगा, तो -1 बचेगा। -1 को उदासीन करने के लिए +1 चाहिए, और ये 1 ही है, ठीक है, तो पास में लिख देंगे। इतना हो गया पूरा। अब इसकी बात करें तो इसमें इधर तो कुछ नहीं है, इसका मतलब ब्रैकेट हमारा यहाँ से शुरू हो जाएगा। ट्राइफेनिल फास्फिन कोबाल्ट, तो कोबाल्ट केंद्रीय धातु पहला आ जाएगी। बाकी अब लिगैंड के नाम स्टार्ट आ जाएंगे। डाई हाइड्रोक्सो यानी कि OH का होल ट्वाइज है। ट्राइफेनिल फास्फिन यानी कि PPS3 है, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है जी ना, ऐसे भी लिख देते हैं, सभी P और PS का 3 ऐसे, और डायरेक्ट PS3 भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और प्रिडीन PY सब कुछ हो गया। अब इतना होने के बाद में, अरे क्लोराइड ना है, ऑक्सीजन संख्या के बाद है वो, ये ध्यान देखे करो जरा, ऑक्सीजन संख्या के बाद है, इसका मतलब ब्रैकेट के बाहर Cl है। अब ब्रैकेट के बाहर Cl है, वो 2-3 है, वो लिखा हुआ नहीं होता, वो हमें हिसाब लगाना पड़ता है। तो कोबाल्ट तो +3 दिखा रहा है, ये -2 दिखा रहा है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो 3 में से 2 जाएंगे, 1 प्लस का बचेगा, अंदर ही अंदर हिसाब लगाना, ऊपर नहीं लेके जाना है। तो +1 को उदासीन करने के लिए माइनस चाहिए होता है, वो माइनस अकेला ही होते रहा है। इस तरीके से तुम्हारे नाम हो जाते हैं, ऐसे रिवर्स कर लेते हैं, ऊपर लिखने की जरूरत नहीं होती, इसमें अंदर ही अंदर पता चल जाता है। तो ये रिवर्स नाम भी होते हैं। अब जितने भी अब तक तुमने बनाए हैं 87, तो उनके अब रिवर्स कर लेना, और रिवर्स कर करके मतलब जितने भी हैं वो तुम्हारे ये 87 हैं, बाकी तुम्हारे ये तो हाई गए हैं। 90 के मान के चलना, 180 हो जाएंगे। रिवर्स नाम करते रहना बैठ के घर पर आराम से। आंसर भी तुम्हारे पास ही होगा, पहले उसके नाम देखना और ऊपर को भी देखना, कॉपी उल्टी करके रख लेना, घुमा कर, जिसमें के नाम दिखाई दे, सूत्र दिखाई ना दे, कॉपी के ऊपर कॉपी रख के करना नाम। जहाँ चैप्टर लिखा होता है ऊपर वाली लाइन वो नीचे होनी चाहिए, नीचे वाली लाइन ऊपर होनी चाहिए,
जब तुम पढ़ लेना भले तो उल्टा दिखा हुआ दिखाई देगा। हेड डाल देंगे समाव्यप्ता। हम आगे का खतरा जता रहे हैं तुम्हें कि क्या आने वाला है, इसलिए ये वो खतरा है जो टलता नहीं है, या नहीं आना है। है नो मोलिब्डेनम लग रहा है क्या? मोलिब्डेनेट। पहले ऐसे मिटाऊंगा ना, अभी लिखा हो गया भाई सबका।
देखो भाई जरा इधर, समाव्यवस्था इसमें लिखेंगे हेलो, नहीं नहीं वो लास्ट में कहीं लिखते रहना है, साथ साथ लिखते रहना, कोई दिक्कत नहीं पीछे। समाव्यवस्था हेडिंग डालो जल्दी, आइसोमेरिज्म भी कहते हैं इसे। लेंगे वे उप सह संयोजक यौगिक, वे उप सह संयोजक यौगिक वे उप सह संयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, वे उप सह संयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु उनकी संरचना कोमा आकृति, उनकी संरचना कोमा आकृति कोमा विन्यास आदि भिन्न भिन्न होते हैं, विन्यास आदि भिन्न भिन्न होते हैं। समावयवी कहलाते हैं, समावयवी, देख लो एक बार, पहली बार आ रहा है तुम्हारे सामने, समावयवी आइसोमर्स समावयवी कहलाते हैं और यह घटना समावयवता कहलाती है। समावयवता के प्रकार, समावयवता ये दो प्रकार की होती है। सुन लो इधर, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता 5 प्रकार की होती है। अब ध्यान से देखते रहो। पहली समावयवता है आयनन समावयवता, दूसरी समावयवता होती है उप सह संयोजक समावयवता, सह संयोजी भी कह देते हैं, सह संयोजक ही लिखना। हाँ, समावयवता। तीसरी समावयवता होती है बहुलीकरण समावयवता, चौथी समावयवता होती है जल योजन समावयवता, या इसे हाइड्रेट भी कहते हैं, हाइड्रेट समावयवता। लास्ट वाली समावयवता होती है आबंध समावयवता। त्रिविम समावयवता 2 प्रकार की होती है। ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। इसमें तुम पहला वाला हेडिंग डाल दोगे नीचे, संरचनात्मक समावयवता। इसे लिखने के बाद
कैसा बनेगा? पैर ऊपर कर लो, सर नीचे, और बनाते रहो। संरचनात्मक समाव्यक्ता। और इसमें लिखेंगे संरचनात्मक समाव्यक्ता में देखो इधर, पहले समाव्यक्ता का मतलब समझो। समाव्यक्ता का मतलब होता है जुड़वा। ऐसे यौगिक जो देखने में जुड़वा होते हैं, देखने में एक से होते हैं, लेकिन उनके काम, रंग रूप, बोलचाल सब कुछ अलग अलग होती है। तो ऐसे यौगिक आपस में समावयवी कहलाते हैं। किसी एक सूत्र को देखकर, जैसे तुम ऐसे लिख दो FeCN का होल ट्वाइस, कुछ ऐसे लिख दो, इसे देखकर हम कह नहीं सकते कि ये समावयवी है या नहीं है, जब तक इसके सामने कोई दूसरा ना हो। किसी एक आदमी को हम देखकर ये नहीं कह सकते कि ये काला है या गोरा है, जब तक उसके सामने दूसरा ना खड़ा हो। तब हम कर सकते हैं कि यार हाँ ये इसकी तुलना में गोरा है, मतलब फिर तुलना नहीं कहेंगे, हम कहेंगे हाँ यार गोरा है, ये नहीं कहेंगे इसकी तुलना में गोरा, क्योंकि हमें नजर आने लगा। या काला है तो क्यों है? क्योंकि वो दूसरे की तुलना में काला है। और यहाँ अरे यार रंग रूप की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि किसी की तुलना जब करते हैं तो वो आपस में समावयवी कहलाते हैं। एग्जाम में एक जनरली तुम्हें फॉर्मूला दे दिया जाएगा और तुमसे कहेगा निम्नलिखित के कितने समावयवी संभव हैं, उनके सब समावयवियों की संरचना बनाइए, चित्र बनाइए, कुछ भी है। सही, ये वाला प्रकाशिक समावयवी इस बार तुम नहीं पढ़ोगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता के चलूँगा होता क्या है। ये तुम्हारे सिलेबस से आउट निकल गया है, लेकिन बाकी तुम्हारे समावयवता है। अब समावयवता की तुलना हम किस किस आधार पर करेंगे, उसी हिसाब से वर्गीकरण किया गया है। अगर ऐसे यौगिक जिनमें संरचना में उनकी भिन्नता पाई जा रही है, संरचना में, तो ऐसे समावयवी संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं, और यह घटना संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। ये लाइन हर बार कॉमन रहेगी हर किसी में, कि यदि इनके कहते हैं संरचना, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है, संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं, और यह घटना संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। संरचनात्मक समावयवता या खाली समावयवता को यह घटना है, ठीक है। जैसे वो कहते हैं कि ये धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं और ये घटना उत्प्रेरण कहलाती है, ऐसे करके हो जाता है। तो वही है। अब आयनन समावयवता का मतलब होता है कि जो ब्रैकेट है उसके ऊपर आयन अलग अलग होंगे, आवेश अलग अलग होंगे, आयनन समावयवता। उपसहसंयोजक समावयवता का मतलब है कि उसमें ब्रैकेट में ही अंतर आएगा उसके, कि पहले ब्रैकेट कुछ और नजर आ रहा होगा, ब्रैकेट के अंदर कुछ और नजर आ रहे होंगे। बहुलीकरण समावयवता में होता है कि मूलानुपाती सूत्र समान रहेगा लेकिन अणुसूत्र चेंज हो जाएगा उसका। देखने में यौगिक ऐसा होगा कि इसी के दो रूप बन जाते हैं, वो जब उदाहरण करेंगे तो साफ साफ दिख जाएगा। जल योजन समावयवता में जल का अणु जो उपसहसंयोजन ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट के अंदर बाहर होता रहता है, अलग अलग रूप में, दो बाहर आ गए, एक अंदर आ गया, तीन अंदर चले गए, दो बाहर आ गए, ऐसे करके। तो जल योजन समावयवता कहते हैं ऐसे जिनमें जल का अणु भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता है। आबंध समावयवता में होता है कि जब कोई एक ही लिगैंड भिन्न भिन्न प्रकार से इलेक्ट्रॉन युग्म देता है तो ऐसे यौगिकों को आबंध समावयवी कहते हैं, और यह घटना आबंध समावयवता कहलाती है। कोई कहे कैसे, जैसे कि हमारे पास था NO2, इसमें जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना वो ये वाला नाइट्रोजन दे रहा है। अभी इसी का फॉर्मूला चेंज हो गया, पता क्या हो जाएगा, ONO। अब इलेक्ट्रॉन, पहले नाइट्रोजन दे रहा था, अब इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ऑक्सीजन। क्योंकि कोई दो ऐसे लोग हैं जिन पर दोनों पे पैसे हैं, ऐसा मान कर दोनों पे पैसे हैं, तो वो दोनों पैसे दे सकते हैं। जैसा कि हमारे पास होता है CN साइनाइड NC, या ऐसे तुमने देखा होगा SCN या NCS। तो ऐसे यौगिक जो कि दोनों प्रकार से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं कि भाई तेरे पास में मेरे पास है, जिसका हिसाब लगा कोई हो दे दो, तो ऐसे यौगिक आबंध समावयवी कहलाते हैं। अब ज्यामिति, ज्यामिति का मतलब होता है कि ऐसी समावयवता जिसमें कि उनकी ज्यामिति समझते हो, उनका चित्र जो होता है, चित्र कि जैसे ये हमारे पास 6 वाला होता है, Fe6 वाला, तो CN यहाँ मिलेंगे, फिर CN यहाँ ऐसे करके मिलेंगे, तो ये संरचना बन गई। अब ऐसी संरचना इस रूप में पाई जाएगी, इस रूप में पाई जाएगी, या ऐसे इधर Cl है, इधर Cl है, इधर CN है, इधर NO है, तो NO इधर पहुंच जाए, ये इधर पहुंच जाए। संरचना सेम है लेकिन उनमें लिगैंड अलग अलग जगह उपस्थित होते हैं, फॉर्मूला वही रहता है जैसा होता है। अणुसूत्र समान है लेकिन कभी Cl इधर हो जाएगा, कभी Cl इधर हो जाएगा, कभी NO इधर हो जाएगा, कभी
O2 वगैरह कुछ भी है, या OH इधर हो जाएगा। तो ऐसे यौगिक जिनमें उनकी ज्यामिति में या उनकी जो उनकी चित्र बन रहा है उसमें भिन्नता पाई जाती है, ज्यामिति समावयवी कहलाते हैं, और यह घटना ज्यामिति समावयवता कहलाती है। अब बात आती है प्रकाशिक समावयवता की। प्रकाशिक समावयवता का मतलब होता है कि ऐसे प्रतिबिंब जो कि ऐसे यौगिक जो कि अपने ही प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, ऐसे प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं, और यह घटना प्रकाशिक समावयवता कहलाती है। जैसे कि हम इसके आगे दर्पण लगा दें, ऐसा सोचो, ये यहाँ लिख दो A, यहाँ लिख दो B, यहाँ लिख दो C और यहाँ लिख दो D। हमने दर्पण लगा दिया, अब ये उल्टा हो जाएगा, B इधर हो जाएगा और जी C इधर हो जाएगा, A इधर हो जाएगा, D हो जाएगा। तो ऐसे यौगिक प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं, जो कि अपने ही उसके दर्पण प्रतिबिंब होते हैं लेकिन उसके ऊपर अध्यारोपित नहीं होते हैं, समझिए। तो ये प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। उनका ये गुण जो होता है प्रकाशिक समावयवता कहलाता है। ये हम खास पढ़ेंगे नहीं इस बार, थोड़ा ये पढ़ेंगे, तो बाकी सब ये पढ़ लें। आयनन समावयवता में लिख रहे हैं, देखो आयनन समावयवता। अब एक बार समझ लो आप सही से, जाना है क्या? कौन बोला था? अच्छा संरचनात्मक, बगैर जने स्कूल भाग रहे हैं क्या? लिखो जल्दी। आयनन समावयवता लिख लो। वे यौगिक, वे उप सहसंयोजक यौगिक, संरचनात्मक में बोल रहा हूं मैं, वे उप सहसंयोजक यौगिक, वे उप सहसंयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, वे उप सहसंयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, अणु सूत्र समान होते हैं, परंतु उनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है, परंतु उनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न होती है। संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं, संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। समावयवी कहलाते हैं। और यह घटना संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। नीलांश लेंगे। संरचनात्मक समावयवता निम्नलिखित 5 प्रकार की होती है। संरचनात्मक समावयवता निम्नलिखित 5 प्रकार की होती है। अब 5 प्रकार लिखने नहीं है, डायरेक्ट आयनन समावयवता हेडिंग डाल देंगे। संरचनात्मक समावयवता, एक यौगिक है CO SO4 Br, सॉरी SO H2 और इसमें अगर तुम देखोगे नाम वगैरह तो जो भी हम बना लेंगे, ध्यान से देखो, CO SO4 Br H2O Br। अब इसी का ही एक फॉर्मूला और बन जाएगा, CO और Br H2O और जी SO4 बाहर निकलता, बैलेंस से बराबर होता सीने। पहले अंदर एक आगे, क्योंकि ये +3 दर्शाएगा, -2 ये रोकेगा, +1 बचेगा, वो इससे Br कंट्रोल कर लेगा। ऐसे ही -1 है, ये +3 है, प्लस के 2 बचेगा, ये -2 का कर लेगा। यौगिक सेम है, कोई नया लिगैंड यूज नहीं किया, कोई नया तत्व यूज नहीं किया। क्या है कि अगर हम इसका अणुसूत्र देखें तो अणुसूत्र होता है किन किन से मिलकर बना है। सही से समझो बात को। जैसे हम लिखते हैं C2H5OH एथिल अल्कोहल, तो ये एथिल अल्कोहल का सूत्र है, लेकिन एथिल अल्कोहल का अणुसूत्र नहीं है। अणुसूत्र पता क्या होता है? अणुसूत्र होता है सब चीज़ें एक साथ मिलकर लिख देते हैं, C2H6O, ये होता है अणुसूत्र। अंतर समझ लेना, अणुसूत्र।
तो अणु सूत्र में और जो यौगिक का अपना सूत्र होता है उसमें अंतर होता है, यौगिक का सूत्र बनाया जाता है। जैसे अभी अगर जो हम लिखते हैं ऐसे C2H4O2, क्या मोहल्ला होगा है ना, पता नहीं क्या बवाल है, ये ढूंढने से नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में जो बार बार मैं बोलता रहता हूँ ना, अंत परिवर्तन, दरअसल जो लास्ट का कभी भी पेपर उठा के देखना, अनसॉल्व पेपर किसी ने देखा हो, 30वां जो क्वेश्चन होता है ना, 30वें नंबर का जो क्वेश्चन होता है हमेशा, वो ये मिलेगा तुम्हें कि एक यौगिक कैपिटल ए जिसका अणु सूत्र ये है ऑक्सीजन का K2Cr2O4, ये KMnO4 के अम्लीय माध्यम में क्रिया करके यौगिक बी बनाता है। बी की उसे बी को इतने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर सी प्राप्त होता है, सी की उसके साथ क्रिया करने पर डी प्राप्त होता है, और डी की कोई भी यौगिक इसके साथ क्रिया करने पर ई प्राप्त होता है। उचित रासायनिक समीकरण देते हुए ABCDE की पहचान कीजिए। और ये फ्री के 5 नंबर होते हैं, अंत परिवर्तन कराया जाता है तुम्हें। अब कोई कहिए कौन से चैप्टर मिलेंगे, ये चैप्टर में नहीं मिलते हैं, ये सारे चैप्टर को एक ये उसमें डब्बे में डालकर और एक क्वेश्चन बना दिया जाता है कि ये कोई एक चैप्टर का होगा, अगले ही क्रिया करके ये कोई दूसरा चैप्टर बन जाएगा। हो सकता है कि जैसे ये एल्कोहल हो तो अगले चैप्टर क्रिया करके एसिटिक अम्ल बन जाए, अगले ही चैप्टर में क्रिया करके ये एमीन बन जाए, 13वां चैप्टर बन जाए, और क्रिया करके वापस कोई हेलोजन बन जाए, 10वां चैप्टर बन जाए। ऐसी तो ये किसी किताब में नहीं होता है, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट जिसकी क्लियर हो गया ना, ये वही करता है। और 5 नंबर बिल्कुल फ्री के होते हैं, ऐसा तुम में से कोई नहीं होगा जो कि इसे करके ना आ जाए, सभी कराएंगे इसे। जबकि और कहीं कोई जो सुनो जो किताब से टीप टाप का या जैसे कि पढ़ा रहे होते हैं स्कूल में या कहीं भी, वो इसे कराते नहीं है। क्यों? क्योंकि किताब में होता नहीं है। ये तो सारा जनरली क्वेश्चन बनाया जाता है, ये कहीं से भी उठा के कोई सा भी क्वेश्चन कि भाई अगर तुम्हारे पास मैथेन तुम्हें मिल गया तो मैथेन से तुम सारी पूरी की पूरी केमिस्ट्री के सारे यौगिक बना दोगे। बस तुम्हें सूत्र पता होने चाहिए कि किससे क्रिया करके क्या चीज़ बन जाती है, वो सूत्र मैं लिखवाता हूँ। ठीक है जी। तो अभी फिलहाल ये अणु सूत्र है। अब कोई कहे इसका यौगिक का सूत्र क्या बनेगा, तो यौगिक का सूत्र इसका ये है, इससे क्या क्या यौगिक संभव है, तो इससे CH3COOH संभव है, इसके अलावा कुछ और बनेगा नहीं सकता, है ना, बैलेंस ही पूरी नहीं होती। तो देखो बन गया, तो अंतर होता है। अब इसका अणु सूत्र जब तुम देखोगे ना, तो अणु सूत्र होगा CH, ये सब एक साथ आ जाएंगे। लेकिन ऐसे यौगिक देखो इधर, ऐसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान होता है परंतु उनके उप सहसंयोजन क्षेत्र, यह है उप सहसंयोजन क्षेत्र के अंदर और बाहर लिगैंड की उपस्थिति भिन्न भिन्न होती है। इस बार लिगैंड के बाहर जो Br है, इस बार लिगैंड के बाहर क्या है, सल्फेट है। तो लिगैंड की उपस्थिति भिन्न भिन्न होती है, आयनन समावयवी कहलाते हैं, और यह घटना आयनन समावयवता कहलाती है। उदाहरण ये आ जाएगा, उदाहरण सुनो इधर, उदाहरण अगर तुम लिख, एग्जाम में आ जाता आयनन समावयवता किसे कहते हैं, बहुत बार आ गया। अगर तुमने ये उदाहरण लिख दिया, परिभाषा लिख दी, उदाहरण लिख दिया और इसके नीचे नाम ना लिखे ना, तो आधा नंबर तो फिर भी कट जाएगा तुम्हारा। इसलिए IUPAC फिर भी जरूरत पड़ रही है। अब देखने में तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि यार ये बड़ा बच्चों का खेल है, इसे तो यार आराम से बना देंगे और ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है और दोनों यौगिक लगभग है तो एक ही। ऐसा नहीं होता है। समावयवी का मतलब यौगिक भले से एक से हों लेकिन उनके काम इतने विपरीत हो सकते हैं कि हो सकता है खाने की चीज़ हो सकता है एक दूसरा जहर हो। इन दोनों में अंतर कुछ नहीं है, लेकिन अंतर यह है सब कुछ बना एक से ही है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक खाने पीने की चीज़ हो सकती है, एक इनमें जहर भी हो सकता है, या एक ठोस हो सकता है, एक इनमें द्रव भी बन सकता है। एक का रंग लाल हो सकता है, एक का रंग काला भी हो सकता है, नीला हो सकता है, कोई दूसरा रंग हो सकता है, सेम रंग भी नहीं होंगे। तो इतना अंतर आ जाता है, जबकि सब कुछ यौगिक, लिगैंड, धातु वातु सारी चीज़ें सब एक है। अंतर बदल गया देखो कि एक यौगिक से अलग अलग यौगिक कैसे बन जाते हैं। तो IUPAC नाम लिखना जरूरी होता है, इसलिए समावयवता IUPAC के बाद इसलिए कराई जाती है ताकि लोगों के अंगुलियों पर समावयवता IUPAC नाम होते हैं। समावयवता में फराटे के साथ लिखते हैं, फराटे के नियम से फराटे के साथ लिखते हैं। लगाओ फराटे के नियम से इसका नाम बताओ फिर। फराटे के नियम से, फराटे के अनुसार H2O को एक्वा कहते हैं। हाँ जी, 0 होंगी। एक और बात बताऊं ना मैं तुम्हें, एक और बात बताने का मतलब होता है कि जब भी कोई यौगिक बना रहे होते हैं ना, तो ये देखो कि ये कितनी पोजीशन घेर सकता है। ऐसा हवा में यौगिक नहीं बन जाते, अपनी मर्जी से कुछ बना लेते हैं। दरअसल जैसा भी ये मैंने यौगिक बनाया है, इस यौगिक में अभी हमें यहाँ 5 लेना था, अभी मैंने नहीं लिया, या अभी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि अभी सिर्फ समझाना था। तरीका क्या होता है कि अगर कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ने कोई यौगिक बनाया तो उसकी संरचना बनेगी कैसी। अब इसकी संरचना क्या बन रही है अभी कि एक जगह तो कहीं Br आ रहा है, एक जगह कहीं जो है वो H2 आ रहा है, और कोबाल्ट की ऐसी संरचना होती नहीं है। कोबाल्ट की संरचना होती है या तो वो ऐसी संरचना दर्शाएगा,
वर्ग समतलीय, या वर्ग समतलीय नहीं दर्शाएगा तो अष्टफलकीय दर्शाएगा। तो या तो अंदर लिगैंड 4 होने चाहिए या अंदर लिगैंड 6 होने चाहिए। अब कोई यार ये H2 होगा तो कोई काम ही नहीं है, जिन्हें क्यों लिया? अब तो वो आवेशी दोनों दे रहा है, लेकिन जगह तो पूरी घेरेगा, एक लिगैंड की पूरी जगह घेर के चलेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ 5 होते ऐसे, जैसे 5 जैसे होते ये, तो क्या होता है 5 जगह तो H2 आ जाते, एक जगह सल्फेट आ जाता, या Br जो भी आता। ये संरचना बनाने का तरीका होता है, ऐसी हवा में ऐसे नहीं कि कुछ भी नाम फेल दिए, इतने जो लिखवाए जा रहे होते हैं तुम्हें लगभग 87-88 नाम जो होते हैं वो विदाउट बुक लिखवाए जा रहे हैं, तो ऐसी हवा में नहीं बनाए जाते हैं। उसमें ऑक्सीजन संख्या देखनी पड़ती है, दिमाग में चलानी पड़ती है साथ साथ, जो कभी कभी किसी सवाल में गलत हो जा रही है। जैसे कहते हैं ना जिंक में तुम जो कह रहे कि वो 1 आ रही है, तो मैं कह रहा हूँ वो मैंने बनाया था, हो सकता है वो हिसाब लगाने में थोड़ा बहुत गड़बड़ लग गया हो, क्योंकि सवाल लिखते लिखते ऑक्सीजन संख्या भी दिमाग में कैलकुलेट करनी पड़ती है कि यार हमने इसमें लिखा है ऑक्सीजन संख्या, अभी मैंने सवाल लिखा है, अब मुझे दिमाग में कैलकुलेट ये भी करना था कि कोबाल्ट की ऑक्सीजन संख्या 3 से ज़्यादा ना हो जाए या कम ना हो जाए, तो ये बैलेंस भी बनाना पड़ता है। फिर कोबाल्ट की संख्या 3 ना होने के साथ साथ इस कोबाल्ट की जगह भी खाली ना रह जाए, क्योंकि अगर जो 6 स्थान या 4 स्थान गए तो वो लिगैंड भी पूरे करने, या तो इसे 3 दिखाओ वर्ग समतलीय दिखाओ, या फिर इसे 5 दिखाओ, जगह भी पूरी रहनी चाहिए। अब उसमें यह भी है कि अगर तो उसमें तुमने कोई सा EN ले लिया, अब EN ले लिया तो यार EN को अब तुम 2 स्थान देके चलोगे, तो यार 2 स्थान तो EN घेरेगा। EN कैसे घेरता है? EN ऐसे नहीं घेरता है, EN ऐसे घेरता है, स्थान ऐसे 2 स्थानों पर बैठता है। और EDTA जो होता है, EDTA वो तो 6 स्थानों पर बैठेगा, ऐसे करके चक्रीय संरचना बनाता है बस, क्योंकि वो 6 स्थानों से लिगैंड वो जुड़ता है। तो कोई सा भी लिगैंड, कोई सा भी यौगिक जब बनाया जाता है तो ऐसे नहीं कि कुछ भी अपनी मर्जी से बना दो, उसमें उसकी ऑक्सीजन संख्या का ध्यान रखना पड़ता है, उसकी पोजीशन का ध्यान रखना पड़ता है, कितने लिगैंड वो दे रहा है। अगर बाइडेंटेड है, डाइडेंटेड है, कुछ भी लिख रहे हैं हम उसमें, या उसका हेक्साडेंटेड लिख रहे हैं, तो उसकी पोजीशन भी देखनी पड़ती है। अगर तुमने EDTA लिख दिया ना, EDTA लिख दिया तो उसके साथ तुम दूसरा लिगैंड दे नहीं सकते, क्यों? क्योंकि 6 जगह तो वही घेर रहा है, 7-8 जगह या तो वो फिर केंद्रीय धातु ऐसी होनी चाहिए। अब पता तुमने जिंक तो दे दिया, जिंक के साथ EDTA डाल दिया, अब साथ में H2O भी दे दिया, कुछ एक आध लिगैंड और दे दिया, तो पता चला 8-9 स्थान हो गए। वो मरा पड़ा बेचारा 2 स्थान दे दिया, तुमने उसे 8 दे दी कमरे में। तो ऐसे क्या होता है कि आदम में कुछ भी नाम नहीं दिए जाते हैं बहुत सारे। जब तुम नाम देखोगे ना वैसे, अब से आगे जब तुम कोई नाम देखोगे कॉपी में भी या कहीं जो मैंने भी लिखवाए होंगे, किताब में भी, किताब में तो एक्यूरेट नाम होंगे क्योंकि वो कैलकुलेटेड होते हैं, तो तुम्हें कमी नजर आएंगे कि यार ये इसकी जगह कम रह रही है, इसकी वो कुछ रह रही है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि स्टार्टिंग में बच्चों को इन चीज़ों से मतलब नहीं होता है कि कितनी जगह घेरनी होती है, कितनी ऑक्सीजन संख्या, उन्हें मतलब होता है नाम बनाने से। क्यों? अभी मैं उन्हें यही चीज़ बता दूं तो एक तो उनसे नाम बनाना वैसे ना आ रहा, ऊपर से ये और बता दिया तो जो थोड़ा बहुत दिमाग में आया था वो भी दिन निकल गया, तो वो इतना भारी जो काम है ना वो बताया नहीं जाता है। फिलहाल देखो उधर इसका नाम हम लिख रहे थे, तो अगर जो 5 है, अगर 5 है तो पेंटा लिख देंगे, नहीं है तो खाली एक्वा रहता। अब अगर जो हमने इसमें 5 लिखा है तो मतलब लिख ही देंगे, चलो तो पेंटा एक्वा सल्फेटो हो गया ये। कोबाल्ट थर्ड, हाँ ब्रोमो तो आएगा ही तुम्हारे लिए, भाप आ गया। और इस चीज को ना समझ रहे, अरे मुझे तो आवाज आ रही थी, किसी ने बोला नहीं बोला। पेंटा एक्वा ब्रोमो, देखो पेंटा एक्वा ब्रोमो, कोबाल्ट थर्ड, इसे भी कह दो सल्फेटो सल्फेट। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये उनके उदाहरण हो जाते हैं। तो लिखेंगे इसकी परिभाषा, आयनन समावयवता की लिख दो, पहले उदाहरण लिख देना। वे उप सहसंयोजक यौगिक, अरे एक लाइन की परिभाषा, वे उप सहसंयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, वे उप सहसंयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, अणु सूत्र समान होते हैं, परंतु समान होते हैं परंतु उनमें, परंतु उनके लिखना, परंतु उनके उप सहसंयोजन क्षेत्र के, परंतु उनके उप सहसंयोजन क्षेत्र के अंदर और बाहर, परंतु उनके उप सहसंयोजन क्षेत्र के अंदर और बाहर
लिगैंड, अंदर और बाहर लिगैंड भिन्न भिन्न प्रकार से उपस्थित होते हैं, अंदर और बाहर भिन्न भिन्न प्रकार से उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं, आयनन समावयवी कहलाते हैं, और यह घटना आयनन समावयवता कहलाती है। उदाहरण बता देंगे, दूसरा वाला भी लिख देंगे। हाँ, प्रस्थान करेंगे फिर।